आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही खास टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और वो है बालों के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं कि डॉक्टर तन्वी आपके बाल इतने अच्छे हैं और हमें बहुत पसंद है, लेकिन प्लीज़ हमें कुछ टिप्स बताइए जिसके वजह से हमारे बाल और अच्छे हो। हमें थायराइड की समस्या है जिसके वजह से हमारे बालों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो प्लीज़ आप इस पे एक टॉपिक बनाएं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मेरा ये आज का वीडियो प्रस्तुत है, लेकिन इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। आज का जो पहला पार्ट है इसमें हम बात करेंगे कि थायराइड की वजह से हॉर्मोन्स और बालों में क्या गड़बड़े आती है। इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप घर पे बैठे ही क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके बालों की सौंदर्यता और बढ़ती जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। हर बार की तरह एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है और उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link and this video will be played in English language for you. तो देखिए, थायराइड की जो समस्या जो है ये औरतों में मर्दों के गुना 8 टाइम ज़्यादा कॉमन है, यानी कि ज़्यादा औरतें थायराइड के हार्मोन की गड़बड़ के शिकार बनती है। अब जब थायराइड के हार्मोन की गड़बड़ आती है तो ये औरत के अंदरूनी और बाहरी ब्यूटी दोनों पे उसकी वजह से असर आती है। अंदरूनी ब्यूटी यानी कि औरत के मासिक धर्म, उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रजनन क्षमता और उसकी माँ बनने की शक्ति पे उसकी असर आती है। और बाहरी ब्यूटी, बाहरी सौंदर्यता जिसमें एक बाल है और दूसरा है वजन, ये दोनों पे जब हमला होता है एक औरत कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज कर देती है और वो कहीं ना कहीं मायूस और डिप्रेशन में आ जाती है। तो क्या किया जाए जिसके वजह से आपके बालों की समस्या कम से कम हो और ज़्यादा अच्छी आपकी हेयर की हेल्थ हो, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सबको पता ही है मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल है और मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मैं काफ़ी थायराइड और हॉर्मोन्स के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहती हूँ। अगर आप चाहें तो उस पर भी आप वीडियोस देख सकते हैं। हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम और लक्षण है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपके शरीर में हेयर लॉस की समस्या आ सकती है। थायराइड का इम्बैलेंस वो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का। इसके वजह से आपके बाल गिरते तो है ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार थायराइड ही रिस्पॉन्सिबल हो। थायराइड के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी बॉडी कंडीशंस है जिसके वजह से आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। वो और कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब कभी जब भी थायराइड का इम्बैलेंस होता है, चाहे फिर वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जहाँ पे आपका थायराइड ज़रूरत से कम कार्य करे, या तो फिर वो हाइपरथायरॉयड हो जहाँ पे आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करे, इन दोनों ही कंडीशन में हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। ये सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में हम आज बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम एबनॉर्मल बात करें उसके पहले नॉर्मल चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि हमारे जो बाल जो है उसकी साइकिल कैसे है। देखिए, हमारे जो सिर के बाल जो है ये कंटिन्यूअस यानी एक तरीके से बढ़ते नहीं हैं, ये एक साइक्लिकल फॉर्म में इसका ग्रोथ होता है। ये जो साइकिल जो है इसको बेसिकली हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है एनाजिन फेज, दूसरा है कैटाजिन फेज और तीसरा है टीलोजिन फेज। ये जो बाल जो है हमारे सर के, ये हमारे सर की जो चमड़ी है जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, ये स्कैल्प की चमड़ी के नीचे एक छोटे छोटे पॉकेट टाइप के फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम सादी भाषा में
हेयर के रूट्स भी कह सकते हैं या तो जड़ भी कह सकते हैं। तो ये हेयर फॉलिकल के अंदर से ये बाल फूट के बाहर आते हैं और वो साइक्लिकल फॉर्म में उसका ग्रोथ होता है। सबसे पहला फेज जो है जिसको हम एनाजिन फेज कहते हैं, इसको हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। करीबन 90% हमारे सिर के बाल एनाजिन के फेज में रहते हैं और ये एनाजिन फेज काफ़ी लंबा होता है, कहीं कहीं 2 साल से 6 साल तक का ये ग्रोथ फेज होता है। क्या होता है ये ग्रोथ फेज के अंदर? ये ग्रोथ फेज के दौरान हमारे जो हेयर फॉलिकल जो है, जो जड़ें हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खून की सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई होती है। इसके वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक द्रव्य और नरिशमेंट मिलता है और जैसे नरिशमेंट मिलता है ये हेयर फॉलिकल जो है ये फूट के बाहर आते हैं, आपकी हेयर की लेंथ बढ़ती है, आपके बाल लंबे भी होते हैं। दूसरा फेज जो है उसका नाम है कैटाजिन फेज। ये कैटाजिन वाला फेज एक्चुअली एक ट्रांजिशन फेज के दौर पे है और ये कैटाजिन का फेज कहीं 1 से 2 हफ्तों के लिए ही रहता है। करीबन 1% हमारे सिर के बाल कैटाजिन के फेज में रहते हैं। कैटाजिन फेज के दौरान जो भी इसके जो जड़ें हैं उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। और जो तीसरा फेज है जो है टीलोजन फेज, ये टीलोजन फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ये रेस्टिंग फेज अराउंड 3 से 4 महीनों का भी रहता है और ये रेस्टिंग फेज नियरली 8 to 9%, 8 से 9% हमारे सिर के बाल ये टीलोजन फेज में रहते हैं। ये फेज में क्या होता है, क्योंकि जड़ों के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होके बंद हो चुकी है, इसके वजह से ये जो हेयर फॉलिकल जो है, जो जड़ें जो है उसमें पोषण नहीं मिलता, धीरे धीरे वो सिकुड़ के मर जाते हैं और फिर वो हेयर गिर जाते हैं। तो इस फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। टीलोजन फेज के दौरान आपके बालों का गिरना कॉमन है। देखिए साधारण केस में 50 से 100 हेयर के स्ट्रैंड यानी बालों की गिनती तक बाल झड़ना एक कॉमन कंडीशन माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूरे सर के बाल एक टाइम पे एक ही फेज में हो। कुछ बाल आपके एनाजिन फेज में रहेंगे, कुछ बाल आपके कैटाजिन फेज में रहेंगे और कुछ बाल आपके टीलोजन फेज में रहेंगे। यानी कि हेयर का ग्रोथ और गिरना ये कंटिन्यू चलते ही रहता है। लेकिन जब आपका टीलोजन फेज ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो कंडीशन को एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। अगर आपके सिर के बाल दिन में 100-150 से ज़्यादा गिरे तो इस कंडीशन एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसको इमीडिएटली आपको मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी पड़ता है। अब चलिए ये जानते हैं कि थायराइड का जो हार्मोन है इसकी असर हमारे बालों पे क्या होती है। तो देखिए थायराइड का जो हार्मोन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। हमारे हर एक शरीर के सेल की कोशिकाओं की मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड हार्मोन ज़रूरी है और उसमें से एक आ जाता है हमारे हेयर फॉलिकल्स। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है तो ये इम्बैलेंस हमारे जो बालों की साइकिल का जो फेज़ है जिसको हम टीलोजन कहते हैं, ये टीलोजन एफ्लिवियम वाले स्टेज को बहुत ज़्यादा लंबा भी कर सकता है। साधारण तौर पे टीलोजन वाला जो फेज़ है 3-4 महीने का होता है, लेकिन अगर थायराइड का इम्बैलेंस रहेगा तो ये फेज़ और भी लंबा हो जाएगा और अगर जितना ये लंबा फेज होता जाएगा उतने ज़्यादा आपकी हेयर जो है, जो आपके बाल जो है ये गिरना शुरू हो जाएंगे। कभी कभार ऐसा भी पाया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा थायराइड इम्बैलेंस में है तो 2 से 3 महीनों के भीतर भी करीबन 60 से 70% लोगों के बाल भी गिर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा करके तब होगा अगर आपका थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस है और बहुत ज़्यादा सीवियरली आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, अब चलिए हम ये जानते हैं कि थायराइड का अगर इम्बैलेंस है आपको तो आपके बालों में क्या क्या समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले ये समस्या तभी ही आएगी अगर आपका थायराइड का हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो यानी सिवियर हो। यूजुअली अगर बहुत माइल्ड यानी सौम्य थायराइड का इम्बैलेंस है
तो बालों पे उसकी आड़ असर उतनी ज़्यादा नहीं आती है, यानी माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म या तो माइल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से ज़्यादा करके बालों की समस्या नहीं होती है। ये बालों की समस्या तभी ही होगी अगर आपका थायराइड बहुत ही ज़्यादा सिवियरली आउट ऑफ कंट्रोल में है और ये बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से आउट ऑफ कंट्रोल में है। कुछ वक्त के लिए अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाएगा तो हो सकता है आपको उतने बालों के लक्षण ना आए। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में और कोई हार्मोन्स की गड़बड़े है तो उसके वजह से भी आपको बालों की समस्या आ सकती है। जब किसी भी व्यक्ति को थायराइड हार्मोन की गड़बड़ होती है तो उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ और एंड्रोजन वाले हार्मोन की गड़बड़ें भी कॉमनली हो जाती है। कभी कभार इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है, जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं बालों पे उसकी असर आ सकती है। ज़्यादा करके ये गड़बड़ें आपको शरीर में तब आएगी जब आपके शरीर में और भी हार्मोन्स की गड़बड़ें आए, जैसे कि एक बहुत कॉमन कंडीशन औरतों के अंदर होती है जिसका नाम है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसके अंदर उनको एंड्रोजन वाला हार्मोन, इंसुलिन वाला हार्मोन, ये दोनों हार्मोन की गड़बड़ें होती है जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। साथ ही साथ औरतों के अंदर जब रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज आता है तभी ईस्ट्रोजन हार्मोन में काफ़ी वेरिएशन आता है, बहुत फ्लक्चुएशन आता है। उस वक्त के दौरान भी हेयर की गड़बड़ें आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। जब आपके शरीर में थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो आपके जो बाल जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा थिन यानी पतले होने लगते हैं। उन बालों का आपको टेक्सचर भी वेरिएशन आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि थायराइड इम्बैलेंस की वजह से आपके सिर्फ सिर के बालों पे उसकी असर आए, ये इसकी असर आपके शरीर के बालों पे भी असर आ सकती है। कभी कभार ये असर आपकी जो आईब्रोज है और आंखों की जो आईलैशेस है उस पर भी असर आती है। बहुत सी बार बहुत सारे थायराइड के मरीजों को आईब्रोज की भी थिनिंग होना शुरू हो जाती है और उनको बाहरी 1/3 की तरफ वाले जो आईब्रोज है वहाँ के बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर थायराइड का इम्बैलेंस रहता है तो जो हेयर फॉल यानी जो बाल गिरते हैं ये यूजुअली इक्का दुक्का एरिया में नहीं गिरते। ये जो हेयर लॉस जो है ये पूरा डिफ्यूज हेयर लॉस होता है, यानी हर एक एरिया ऑफ अ स्कैल्प में से ये बाल गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गुच्छे में आपके बाल गिरेंगे और आपको बहुत बड़ा क्लम्प्स होगा, नहीं, ये जो डिफ्यूज हेयर लॉस होता है इसके वजह से यूजुअली लोगों को बालों में यानी स्कैल्प में एक पैच बन जाए ऐसा यूजुअली नहीं होता। इस कंडीशन को हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, जो और एक बालों की समस्या होती है, लेकिन यूजुअली थायराइड की कंडीशन में ऐसा पैची हेयर लॉस नहीं होता है। ज़्यादा करके ये हेयर लॉस डिफ्यूज हेयर लॉस होता है। जब आपकी थायराइड की समस्या होती है तो जो बालों का जो रीग्रोथ जो है यानी वापस से उसका जो बढ़ना जो है ये कभी कभी साधारण व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा स्लो यानी धीमा भी हो सकता है। हो सकता है कि थायराइड अगर आपका कंट्रोल में आ जाए फिर जो भी आपके जितने भी बाल गिरे हैं वो कंप्लीट रिजोल्यूशन ना हो और थोड़े बहुत बालों का आपका हेयर लॉस फिर भी हो सके। साथ ही साथ आपके जो हेयर फॉल जो हुआ है इसको कंप्लीट रिकवर होने में भी वक्त लग सकता है, यानी आपको पेशेंस और धैर्यता रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन फेज़ के दौरान। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिसके वजह से आपके जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेयर का रीग्रोथ होए। ठीक है, बहुत सी बार जब थायराइड का इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले तो आपको आपके खून की जांच करवानी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी बार जब भी थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आते हैं, और अगर वो लक्षण आते भी हैं तो कभी कभार वो बहुत वेग लक्षण होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता ये लक्षण किस वजह से है। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण है तो सबसे पहले आपको आपके खून की जांच करवानी है, ये चेक कर लेना है कि क्या आपको थायराइड इम्बैलेंस है या नहीं है। और अगर आपको थायराइड इम्बैलेंस है तो सबसे पहले तो आपको उसको ठीक करना है। जैसे ही आपका थायराइड बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा
आपके जो थायराइड के वजह से जो हेयर की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक सुधर जाती है। जब हम लोगों को हाइपोथायरॉयड के लिए जो दवा का प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन, बहुत सी बार लोगों को ये भी सवाल होता है और लोग आते हैं क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब जब से हमने ये लीवोथायरॉक्सिन वाली गोली शुरू की है हमारे बालों का गिरना और बढ़ चुका है और इसकी वजह से बहुत सी बार औरतें और लोग दवाइयाँ बंद भी कर देते हैं। देखिए, ये जो चीज़ का होना एक प्योरली कोइंसिडेंटल होता है। अब इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बालों का जो हेयर साइकिल जो है ये काफ़ी लंबा होता है। अभी मैंने शुरुआत में बताया एनाजन फेज 2 से 6 साल तक होता है, टेलोजन फेज 3 से 4 महीने होते हैं। तो जैसे ही आपके शरीर में थायराइड की समस्या आनी शुरू हुई और हमने आपको गोली देना शुरू किया, इस वक्त के दौरान आपका थायराइड तो बैलेंस में आ रहा है, लेकिन आपका जो हेयर ग्रोथ का जो साइकिल था, जो पहले जो थायराइड इम्बैलेंस की वजह से डिस्टर्ब में था, वही डिस्टर्बेंस चल रहा है और इसके वजह से आपको बालों का गिरना हो रहा है। तो ये बालों का गिरना दवा लेने के बाद में शुरू होना एक प्योरली कोइंसिडेंटल है। बहुत सी बार हमने देखा है कि मरीज इसके वजह से गोलियां बंद कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, बिकॉज उससे क्या होगा, जो इम्बैलेंस पिछले कुछ महीनों से चल रहा है वो वापस कंटिन्यू होगा। अभी आपके बाल अगर दिन में 150 गिर रहे हैं तो हो सकता है कुछ हफ्तों कुछ महीनों के बाद में ये 150 से ज़्यादा 200-250 पे भी आ जाए। तो ऐसी गड़बड़े ना करें। अगर आपको आपके डॉक्टर ने लीवोथायरॉक्सिन वाली गोलियों का सुझाव दिया है तो आप आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन प्लीज़ फॉलो कीजिए, उनकी एडवाइस के हिसाब से चलिए। साथ ही साथ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, डॉक्टर ये मेरा लैब रिपोर्ट है, मैं ये डॉक्टर की ये गोली ले रहा हूँ, क्या मैं कंटिन्यू करूँ, क्या मैं बदली करूँ? प्लीज़ इस बात का मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज वो आपका मेडिकल केस पे डिपेंड करता है। जब हम मेडिकल केस की बात करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक लैब रिपोर्ट के बेसिस पे हम गोली कोई भी डॉक्टर नहीं देता है आपको। इसीलिए मैं हमेशा हर कमेंट में जब भी मैं आंसर देती हूँ मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म वाली समस्या है और जिसके वजह से अगर आप कार्बिमाजोल, प्रोपाइलथायोयूरासिल ऐसी वाली कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी कभार कुछ ऐसे इक्के दुक्के रेयर केसेस में इसके वजह से हेयर फॉल की समस्या आई है, लेकिन ये समस्या काफ़ी कॉमन समस्या नहीं है। तो इस बातों का भी आप खास ख्याल रखिएगा। जब थायराइड की समस्या होती है तो उसके साथ साथ में आपको बहुत सारी को एग्जिस्टिंग समस्याएं भी कॉमनली हो जाती है। उसमें से सबसे पहली ऑटो इम्यून वाली बीमारी है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़। ये जो सीलियाक डिजीज़ जो है एक प्रकार का ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है और ये सीधा असर करता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पे। सीलियाक डिजीज़ के मरीजों को ज़्यादा करके जो खाने में जो पोषक द्रव्य जो है, जो न्यूट्रिएंट है, वो सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। साथ ही साथ सीलियाक डिजीज़ के मरीजों को ज़्यादा करके आयरन डेफिशिएंसी भी काफ़ी कॉमन हो जाती है, जिसके वजह से ये दोनों चीज़ों की वजह से आपको बालों का गिरना काफ़ी कॉमन हो जाता है। दूसरी कंडीशन है जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है। चलो हम इस वर्ड को तोड़ते हैं। एलोपेशिया यानी बालों का गिरना जिसके वजह से गंजापन जैसा भी हो सकता है। एरियाटा यानी एरिया, यानी कुछ ऐसे एरिया है आपकी स्कैल्प के अंदर जहाँ पे बाल गिरते हैं। ज़्यादा करके एलोपेशिया एरियाटा वाली कंडीशन में जो बालों का जो गिरना है एक पैची एरिया में होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि थायराइड के वजह से जो हेयर फॉल होता है ये डिफ्यूज हेयर फॉल है और एलोपेशिया एरियाटा में इक्का दुक्का एरिया में से ही आपके बाल झड़ते हैं। एलोपेशिया एरियाटा भी एक प्रकार का हमारी चमड़ी का ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है। तीसरी एक रेयर कंडीशन है जिसका नाम है ल्यूपस एरिथेमेटस। ये भी एक प्रकार का थायराइड के साथ में को एग्जिस्टिंग वाली डिजीज़ है। यहाँ पे ज़्यादा करके जब भी हेयर फॉल होता है तो उसके बाद में जो हेयर की जो चमड़ी है, जो स्कैल्प है, वहाँ पे कुछ स्कारिंग जैसे क्रिएट हो जाता है।
और चौथी कंडीशन है जो ऑटो इम्यून नहीं है लेकिन काफ़ी कॉमनली थायराइड के मरीजों को होती है, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS। ये एक प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है और ज़्यादा करके लड़कियों और औरतों के इस समस्या के अंदर एंड्रोजन यानी मर्दाना वाले हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है, साथ ही साथ उनके मासिक धर्म में भी गड़बड़ आती है, चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा बाल आते हैं जिसको हम हिर्सिटिज्म कहते हैं, और चेहरे पे ज़्यादा मात्रा में मुहासे यानी एक्ने भी होते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जो थायराइड के मरीजों को साथ साथ में हो सकती है। अब चलिए ये जानते हैं कि बालों के गिरने की और कौन सी वजह हो सकती है। उसमें से सबसे पहली कंडीशन है जिसका नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक यानी जब मर्दाने वाले जो हार्मोन है इसको एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं यानी एंड्रोजेनिक, और एलोपेशिया यानी बालों का गिरना। अगर आपके शरीर में मर्दाना वाला हार्मोन जो है जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, DHT वाले जो हार्मोन्स है, अगर इस हार्मोन्स का अगर ज़्यादा बहाव हो जाता है तो इस कंडीशन के वजह से भी आपको काफ़ी हद तक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों के अंदर हर एक मर्द को बाल गिरते हैं और गंजापन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी फैमिली में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया काफ़ी कॉमन होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के पीछे कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल होती है। ज़रूरी नहीं है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सिर्फ मर्दों में हो, कभी कभी ये फीमेल पैटर्न भी हो सकती है और औरतों के अंदर भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो सकता है। अगर आपके शरीर में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो इसके वजह से जो आपका जो एनाजन यानी जो ग्रोथ फेज जो है उसका ड्यूरेशन कम होते जाता है, और जिसके वजह से आपके जो हेयर साइकिल जो है वो उसका ड्यूरेशन भी कम होगा और आपके बालों का ग्रोथ बराबर से नहीं होगा। साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते जाएंगे और धीरे धीरे ये बाल फॉल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एंड्रोजन एक्सेस हार्मोन की वजह से जिसका नाम है PCOS, और इसमें भी काफ़ी हद तक लड़कियों और औरतों को हेयरफॉल होता है। तीसरा हार्मोनल वेरिएशन होता है जब आप महिला रजोनिक वृत्ति में जाती है तब ईस्ट्रोजन हार्मोन की गड़बड़ आती है और उसके वजह से भी हेयरफॉल होता है। साथ ही साथ जब औरतों के अंदर अपनी ज़िंदगी के जब मेजर ट्रांजिशन फेज होते हैं, जैसे प्यूबर्टी हो गई यानी तरुणावस्था, फिर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, फिर डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है लैक्टेशनल पीरियड है, और चौथा जो है रजोनिक वृत्ति, ये चारों फेज के अंदर औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन का वेरिएशन हो जाता है। जब भी आपके शरीर में ऐसे हार्मोन के वेरिएशंस होते हैं तो उसके वजह से भी हेयरफॉल होना काफ़ी कॉमन हो जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी औरतें गर्भ निरोधक गोलियां जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, अगर उसके वजह से भी बहुत बार हेयरफॉल का होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपका हेयरफॉल का प्रॉब्लम जो है ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन या तो आयरन, जिंक, कॉपर, अगर विटामिन्स की कमी है तो उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन है। साथ ही साथ बहुत सी बार लोग बहुत ज़्यादा फटाफट वेट लॉस करते हैं वज़न कम करने के लिए। तो अगर आप बहुत फास्ट और रैपिड वेट लॉस करेंगे तो उसके वजह से भी आपके बालों पे उसकी असर आ सकती है और उसके वजह से भी आपको बाल गिरना हो सकता है। दूसरी एक कंडीशन है जिसका नाम है ट्रॉमा, यानी कि आपके शरीर में कुछ मार लगा हो, चाहे फिर वो मार आपको बाहरी ओर से लगा हो, चाहे फिर वो मार आपको कोई सर्जरी यानी ऑपरेशन कराने के बाद में हुआ हो। कोई भी शरीर के पार्ट में हिस्से में अगर आपको ट्रॉमा हुआ है तो इसके वजह से भी बहुत सी लोगों को हेयर फॉल की समस्या आनी शुरू हो जाती है। और एक कंडीशन है जिसका नाम है इन्फेक्शंस। बहुत सी बार अगर आपको किसी खास प्रकार का बुखार आया है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफॉइड है, चिकनगुनिया है, इवन कोविड का जब अगर बुखार आता है तो उसके वजह से भी आपको हेयर फॉल की समस्या आना शुरू हो सकती है। अगर आपके सिर की चमड़ी के अंदर, स्काल्प के अंदर कोई इन्फेक्शन है
जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या तो फिर डैंड्रफ वाला इन्फेक्शन, अगर ऐसा है तो उसके वजह से भी आपको बालों का गिरना हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, चाहे फिर वो इमोशनल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो या और किसी भी प्रकार का शारीरिक स्ट्रेस हो, अगर ऐसे कोई स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपके बालों का गिरना हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, यानी अगर आपकी नींद बराबर से नहीं हो रही है तो उसके वजह से भी काफ़ी हद तक हेयर फॉल हो जाता है। कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भनिरोधक गोलियाँ, फिर बहुत से लोग जो खून को पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं जिसको हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, या तो एंटी कोआगुलेशन वाली जो दवाइयाँ होती है उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। बहुत से बार कैंसर से पीड़ित लोग अपना इलाज के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी के बाद में भी आपको बालों का गिरना काफ़ी कॉमन हो जाता है। ट्रैक्शन एलोपेशिया, ट्रैक्शन एलोपेशिया की वजह से भी बहुत लोगों को हेयर फॉल की समस्या होती है। क्या होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया में? अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कड़क बांधते हैं, जैसे बहुत सी बार औरतें बहुत टाइट जूड़ा बांधती है और बहुत ज़्यादा अगर आप बालों को खींच के ऐसी कोई हेयर स्टाइल करते हैं तो इसकी वजह से भी बालों का जो हेयर फॉलिकल के अंदर से उसका पुल आउट हो सकता है, जिसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। दूसरी एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है ट्राइकोटिलोमेनिया। ये ज़्यादा करके उन लोगों को होती है जो व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में है, ज़्यादा एंजाइटी में है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल तनाव में से गुजर रहे हैं। तो कुछ वक्त के लिए इनको ये मानसिक बीमारी के वजह से ये ट्राइकोटिलोमेनिया हो सकता है, जिसमें ये व्यक्ति अपने बालों को खुद से ही जड़ से खींचते रहते हैं और उनको पता भी होता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो इस बात को रेजिस्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, आप आपके मानसिक विकार की दवाइयाँ करवाइए और उसके वजह से भी आपके बालों के गिरने में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा। अब चलिए ये जानते हैं कि थायराइड की समस्या के साथ साथ में अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो इसको हम कैसे इलाज करते हैं और कैसे हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए। वो आपके मेडिकल केस के हिसाब से आपकी पूरी डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद में आपके केस के हिसाब से ब्लड टेस्ट यानी खून की जांचें करवाएंगे। खुद ही से कोई भी ट्रीटमेंट चालू मत कीजिए क्योंकि उसकी कभी कभार आड़ असर भी हो सकती है और जिसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, नज़दीकी थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। सबसे पहला आप आपकी खून की जांच करवाइए और ये देखिए कि क्या आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत बार जब भी थायराइड के मरीजों को थायराइड की समस्या आती है वो रेगुलर टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास में फॉलोअप के लिए नहीं जाते। अगर डॉक्टर ने आपको एक गोली लिख के दी है, ऐसे भी मरीज होते हैं जो सालों साल यही गोली कंटिन्यू करते हैं और इन बीच के दौरान कभी भी खून की जांच नहीं करवाई, कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाए। फिर जब भी टेस्ट करके पता चलता है तो उनका थायराइड काफ़ी आउट ऑफ बैलेंस है। तो इसीलिए सबसे पहले आप रेगुलर नियमित तौर पे अपनी खून की जांच करवाइए। ये चेक कीजिए कि क्या आपका थायराइड लेवल सही तरीके से कंट्रोल में है या नहीं है। अब देखिए, जो कंट्रोल की जो बात होती है इसमें आपका थायराइड का लेवल ऑप्टिमम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप थायराइड की खून की जांचें करवाते हैं तो आपको जो रिपोर्ट मिलती है वो रिपोर्ट के बाजू में एक रेफरेंस रेंज लिखी जाती है। थायराइड की जब भी रेफरेंस रेंज की हम बात करें तो ये वेरी बहुत बड़ी हो जाती है। अप टू 0.5 से लेके 4.5 MIU पर लीटर वाली रेंज भी नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन ये नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एज, आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आपका थायराइड सही तरीके से कंट्रोल में होगा। हो सकता है वो नॉर्मल रेफरेंस रेंज में हो लेकिन वो ऑप्टिमम रेंज में ना हो। अभी जो ऑप्टिमम रेंज जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका थायराइड ऑप्टिमम रेंज में नहीं है तो भी आपको हेयर फॉल और थायराइड से मिलती जुलती बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस, इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशंस भी हो सकती है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिए।
दूसरा, बहुत बार बहुत से मरीज़ गोली लेते हैं, फिर कहते हैं कि थायराइड के वजह से हमारे लक्षण कम नहीं होते, लेकिन जब अगर हम रिपोर्ट करके देखते हैं तो उनका जो कंट्रोल है वो सही तरीके से कंट्रोल में ही नहीं है। तो इस गड़बड़ आप ना करें, आप रेगुलर फॉलोअप करवाइए, रेगुलर ब्लड टेस्ट कीजिए और आप आपके डॉक्टर को पूछिए कि क्या आपको गोलियों में कोई परिवर्तन करना है या नहीं है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ों पे खास ख्याल रखना है। आपको आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन यानी लोह की कमी तो नहीं है, उस पे भी बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा लोगों को एनीमिया यानी खून की कमी होती है। ये एनीमिया औरतों के अंदर ज़्यादा होता है क्योंकि उनके मासिक धर्म के दौरान उनको काफ़ी हद तक खून का बहाव हो जाता है। और जैसे कि शुरू में बताया, थायराइड की समस्या ज़्यादा करके औरतों में होती है, यानी औरतों के अंदर एनीमिया भी ज़्यादा कॉमन है। और ये दोनों कंडीशन, एनीमिया और थायराइड का इम्बैलेंस, दोनों हेयर फॉल का प्रॉब्लम लेके आता है। इसलिए आप इस बात पे भी खास ख्याल रखिए। आप आपके खून के अंदर फेरिटिन का लेवल कितना है उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपका फेरिटिन का लेवल कम होगा तो भी आपको थायराइड के साथ साथ आपको बालों की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप ये भी चेक कीजिए कि आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी और वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और इसके वजह से भी काफ़ी हद तक आपको हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये जो प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है। हमारे जो बाल जो है ये बने हैं खास प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन। अगर आपके शरीर में अच्छी मात्रा में बालों की ग्रोथ चाहिए और बालों की हेल्थ चाहिए तो आपके शरीर में प्रोटीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। नियरली 80 से 90% लोगों को अपने देश के अंदर प्रोटीन की कमी होती है। तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो उसके वजह से भी आपकी हेयर की जो टेक्सचर है, आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो बराबर से नहीं होगी। तो हो सकता है आपको सही मात्रा में प्रोटीन का इंक्लूड करना पड़े। आप ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाइए, जैसे वेजिटेरियन में दाल आ जाती है, पनीर आ जाता है, टोफू है, ये सभी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड की बात करें तो अंडे है, फिर चिकन है, ये सब में भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको लगे तो आप प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। अब कौन सा प्रोटीन पाउडर आपके बालों के लिए सही है, इसके लिए मैंने खास एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ये प्रोटीन पाउडर भी मंगवा सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका नाम है बायोटीन, जिसको विटामिन B7 भी कहते हैं। देखिए, बायोटीन जो है ये हमारे हेयर, हमारी चमड़ी, इसके ग्रोथ और अच्छे टेक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसी के वजह से बायोटीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, हेयर प्रोडक्ट्स है, उसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो बायोटीन का जो रिक्वायरमेंट जो है हमारे शरीर को दिन में 30 माइक्रोग्राम तक ही चाहिए। लेकिन जब लोग बाहरी तौर पे बायोटीन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं तो कभी कभार ये 5000 से 10,000 माइक्रोग्राम के सप्लीमेंटेशन भी लेते हैं। एक बात का ख्याल रखें, कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में ज़्यादा होगी तो भी उतनी ही हानिकारक है जितनी उसकी कमी। तो अगर आप बायोटीन के सप्लीमेंट ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो उसके वजह से भी आपके हेयर और आपके बालों पे समस्या आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप बायोटीन के सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं और अगर आपने थायराइड के खून की जांच करवाई है तो हो सकता है आपके खून की जांच के रिपोर्ट्स भी सही तरीके से ना आए। साथ ही साथ एक बात का बहुत ही खास ख्याल रखें कि जब आप थायराइड की खून की जांच करवाते हैं तो उसके पहले कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वो बातें क्या क्या है, किन किन बातों आपको खास ख्याल रखें ताकि आपकी थायराइड की रिपोर्ट गड़बड़े ना आए, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके जो थायराइड की जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से आए।
अगर आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपको थायराइड की खून की जांच करवाने के पहले कुछ दिन पहले आपको ये दवाइयाँ भी बंद करनी हो सकती है, क्योंकि इसके वजह से भी आपके थायराइड के रिपोर्ट्स मिस इंटरप्रेटेड आ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके शरीर में और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो मिनरल की कमी तो नहीं है। इसमें आ जाता है कॉपर, जिंक, विटामिन ई, कोएंजाइम Q10। ये सभी की कमियों के वजह से भी आपके बालों की हेल्थ बिगड़ सकती है। बहुत लोग मल्टीविटामिन की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप ऐसे कोई गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि जो गोलियां जो है एक प्रोफेशनल ग्रेड या तो प्रोफेशनल मेडिसिनल ग्रेड की हो। बहुत सी बार ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती है जो एक मल्टीविटामिन के फॉर्म में भी बेचते हैं। हो सकता है उसके अंदर वो सही क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट ना हो, और ये मल्टीविटामिन लेने के वजह से भी आपके शरीर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आए, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। साथ ही साथ आप आपकी जो स्ट्रेस लेवल जो है, मानसिक तनाव है, उस पर खास ध्यान रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उतना ज़्यादा हमारी हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रेस या तनाव है तो उसके लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, म्यूज़िक थेरेपी या कोई ऐसी थेरेपी जो आपके माइंड को पॉजिटिव रखे, ऐसी थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपके शरीर के अंदर आयोडीन के प्रमाण को भी अच्छे से नापिए। आयोडीन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी या तो आयोडीन का एक्सेस होगा तो इसके वजह से भी थायराइड हार्मोन की गड़बड़ें आती है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। बहुत सी बार बहुत से लोग आयोडीन भरे सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्प की टैबलेट्स आती है, सीवीड की टैबलेट्स आती है, उसकी सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन बातों को भी आप खास ख्याल रखिए। बहुत सी बार बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे कि हार्ट कंडीशन की दवाइयाँ एम्योडेरॉन है, फिर बहुत सी दवाइयाँ जैसे कि कॉफ सिरप्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। तो ये सबके लेने के वजह से भी आपकी थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके वजह से भी आपको बालों की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आप आपके दैनिक खाने पीने में प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा करके जो भी खाने पीने आपको पैकेट्स में मिलते हैं, बिस्किट्स है, चिप्स है, और या तो फिर जो खाद्य पदार्थ की ज़्यादा करके आपको एडवर्टाइजमेंट करके बेचे जाते हैं, ये सभी काफ़ी प्रोसेसिंग की हुई होती है। सफ़ेद शक्कर है, फिर गेहूं से भरी हुई चीज़ें जिसको ग्लूटेन कंटेनिंग फूड आइटम्स कहते हैं, इस सभी चीज़ों का, बेकरी वाली चीज़ें, फिर जो भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं और कैन में प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, एरेटेड ड्रिंक्स है, ये सभी चीज़ों को आप जितना हो सके उतना कम ही खाइए। तली हुई खाद्य पदार्थों को भी आप आपके डे टू डे लाइफ में कम इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये सभी खाद्य पदार्थ एक इन्फ्लेमेटरी खाद्य पदार्थों में माने जाते हैं, जिसके वजह से आपके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, और जो आपके हेयर फॉल की कंडीशंस को लेके आता है। आप आपके डेली लाइफस्टाइल में ज़्यादा करके एंटी इन्फ्लेमेटरी खानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर है, अदरक है, फिर टर्मरिक है यानी हल्दी है, इन सभी चीज़ों को भी आप इंक्लूड कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेशन के साथ साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बायोटिन है, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बालों की समस्या है, अगर आप उसका इलाज करा रहे हैं, तो प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि आपको पेशेंस यानी धैर्य रखना पड़ सकता है। कभी कभार ट्रीटमेंट कुछ हफ्तों, कुछ महीनों लग जाते हैं, और अगर आपका केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो कुछ साल भी लग सकते हैं। इस बीच के दौरान आप आपका पेशेंस और आपका कॉन्फिडेंस आप नहीं खोइएगा। प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिए कि ये कंडीशन आपको अकेले को नहीं हुई है, आप ही की तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समस्या हुई है, और वो सभी अपना इलाज कराने के बाद में ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। हो सकता है मैंने आज जो भी आपको बताए वो पॉइंट्स आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है प्लस और माइनस कुछ पॉइंट्स हो सके।
आपको केस में अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको ठीक कर लिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर लिया, सही मात्रा में प्रोटीन ले रहे, सब कुछ आप सही तरीके से कर रहे, उसके बावजूद अगर आपको आपका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपको आपके नज़दीकी ट्राइकोलॉजिस्ट यानी जो हेयर स्पेशलिस्ट के विशेषज्ञ है उनके पास जाना पड़े और उनकी खास एडवाइस लेनी पड़े। बहुत सी बार बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है जो आपकी हेयर की समस्या को ठीक करने में काफ़ी हद तक काम में आ सकती है। कॉस्मेटोलॉजिकली बाहरी तौर पे आप विग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हेयर एक्सटेंशंस भी आते हैं, लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट में सोचते रहने से अच्छा है पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि अब आप आगे क्या कर सकते हैं। हो सकता है हर ट्रीटमेंट हर एक के केस में एप्लीकेबल ना हो और जो आपके बाल पहले थे वो शायद से उतने ब्यूटीफुल ना आए, लेकिन काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में मैंने एक पार्ट 2 बनाया है जिसमें हम बात करेंगे आपके जो डे टू डे लाइफ में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी बालों की हेल्थ और अच्छी हो। अगर आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और ख़ास करके हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपके कुछ ऐसे निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, आप कहीं अटके हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उसका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप आपका ख्याल रखिए, हम जल्द मिलेंगे। तब तक नमस्ते।